आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। भारत 24 ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर सर्वे किया था, यह भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बताएंगे आपको कि भारत 24 का आकलन क्या था। आज से 1 महीने पहले जब हमने चुनाव की बात कही थी और उसके साथ अपना ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत किया था, अब लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मतदान 12 नवंबर को होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। ये बातें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। तो मुख्य तिथि क्या है? आखिरी नामांकन की तिथि 25 अक्टूबर। मतदान पूरे हिमाचल प्रदेश में सिंगल फेज इलेक्शन है 12 नवंबर को, और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। ये बातें स्पष्ट हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि 8 दिसंबर से पहले ही गुजरात के चुनाव का भी समापन हो जाएगा, और जैसा कि 2017 में हमने देखा था, एक ही तारीख को मतगणना होगी, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश की मतगणना होती दिखाई देगी, जिसको सीधे तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के चुनाव के संबंध में क्या कहा। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. तो 8 दिसंबर तक मतगणना हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश को अपनी नई सरकार मिल जाएगी। आज से चुनाव आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। अब इसके बाद से एक पक्षीय प्रचार या प्रचार के तमाम नियम अब लागू होते दिखाई देंगे। राज्य सरकार अब कोई भी नई घोषणा नहीं कर पाएगी, और इसके साथ ही चुनाव का खेल शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें, भारत 24 ने पूरी तैयारी की है। हिमाचल प्रदेश के कण-कण से आपको हम तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को लेकर हमारा आकलन क्या है। हमने सबसे पहले आपके सामने अपना ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया था, हमारा सर्वे प्रस्तुत किया था, जिसमें 68 विधानसभा की सीटों में हमारे अनुमान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर पूरी सरकार बना रही है। 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार आ सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। इसके साथ साथ कांग्रेस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं हमारे आकलन और हमारे सर्वे के आधार पर, और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें हमने आपके सामने जो मार्जिन ऑफ एरर रखा था वो ±3% है, यानी कि उसके आधार पर अगर +3% आप माने तो 45 का ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़कर करीबन 49 पहुंच सकता है, 50 तक भी पहुंच सकता है, और उसके आधार पर यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया था 2/3 बहुमत का, लेकिन हमारा आकलन है 45 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम इसकी तुलना करें 2017 के विधानसभा के चुनाव के आधार पर, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिली थी 68 में से। कांग्रेस के पास 21 सीटें गई थीं, और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखी थी पिछली बार, यानी कि 2017 में। लेकिन 2022 में 1 महीने पहले हमने जो अपना सर्वे, अपना आकलन आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस से 1 सीट बेहतर करते हुए 45 सीटों पर अपने आप को आगे रख रही है। आइए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि अभी तक आपने जितने ओपिनियन पोल देखे होंगे उसमें से किसी ने भी सीट के आधार पर सीटवार यह स्थापित नहीं किया होगा। हम 12 जिलों के तमाम स्थिति आपके सामने रख रहे हैं, तो 12 जिलों की पूरी स्थिति अब आपके सामने है। सबसे पहले कुल्लू की बात करते हैं। कुल्लू में जहां 4 सीटें आती हैं, हमारे आकलन के आधार पर 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, उसकी झोली में जा रही हैं। कुल्लू में जो 4 सीटें अभी आपके सामने हैं, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, 4 सीटें कुल्लू क्षेत्र की विधानसभा की हमारे आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास। उसके बाद कुल्लू में हमने आपको बताया था, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, और उसके साथ साथ इन्होंने जो पूरी सेलिब्रेशन होती है दशहरा की, उसमें भी यहां हिस्सा लिया था। आइए अब चंबा की बात करते हैं। इस इलाके में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। चंबा क्षेत्र में कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हमने आकलन आपके सामने प्रस्तुत किया। 1 सीट पर कांग्रेस को यहां सफलता मिल सकती है। चंबा में जो 5 विधानसभा सीटें हैं अभी आपके सामने हैं, डलहौजी, बड़ियात, चंबा, भरमौर, चुराहा, ये 5 में से 4 सीटें मिल सकती हैं, जिस सिर्फ डलहौजी में जहां पर कांग्रेस आगे अपनी बढ़त बना सकती है। यह हमारा आकलन है। अब बात करते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट की, शिमला की बात करते हैं।
शिमला में 8 विधानसभा सीटें हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इन 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों को जीत सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। 5 सीटें जो कांग्रेस जीत सकती है, माफ कीजिए, 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वो अभी आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको सीट वार बता रहे हैं, यह विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। 8 सीटों में से जो एक सीट शिमला की जहां पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है वो शिमला ग्रामीण। बाकी सभी सीटों पर हमने जैसा कि आपको बताया भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलता हासिल कर सकती है। उसके साथ साथ रामपुर और रोडू ये 2 और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को सफलता मिल सकती है 5 सीटों पर यहां पर। और आइए अब बात करते हैं ऊना की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। 5 सीटें यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां से अपनी हरी झंडी दिखाई। 5 सीटें यहां पर मौजूद हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 5 में से 3 सीटें यहां पर जीत सकती है। अभी आपको 5 सीटों का आकलन हम दिखा देते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी गगरेट, ऊना और कुटलेड इन 3 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस। आइए अब इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं। मांडी जिला जो कि कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है और बड़े पैमाने पर यहां पर कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। यहां पर 10 सीटें हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हमारे आधार पर 1 सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिल सकती है। सभी सीटें अभी आपके स्क्रीन पर हैं। ये देखिए पूरे तरीके से कमल इस पूरे क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में छाया हुआ है। जो 1 सीट जहां पर कांग्रेस के जीतने का आसार है अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई देगा। आपको हम दिखा रहे हैं ये अगली स्लाइड, जिसमें 1 सीट पर बल्ला सीट जो है जहां पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। माफ कीजिएगा, ये इंडिपेंडेंट सीट है। यहां पर कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती हुई अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती, लेकिन ये विपक्ष के पास ये सीट जाती हुई दिखाई देती है। और आइए बात करते हैं हमीरपुर, जो कि गृह क्षेत्र है केंद्रीय आईएनबी मिनिस्ट्री के मुखिया यानी कि अनुराग ठाकुर का। 5 सीटें यहां पर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर अभी बढ़त मिली हुई है और 3 सीट पर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग ठाकुर को अपने इस क्षेत्र में काफी बढ़त करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो 3 सीटें हैं जिस पर हमीरपुर के क्षेत्र में कांग्रेस अपनी बढ़त बना सकती है वो है सुजानपुर, बटसार और उसके साथ नंदौन। ये 3 सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बना सकती है, लेकिन यही एक इलाका है जहां पर कुल जो सीटें हैं उसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही। उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों में से पूरी सीटें, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 कांग्रेस के पास जा सकती है। बिलासपुर का ये हमने आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है। सिर्फ श्री नैना देवी जी क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जीतने के आसार हैं, अन्यथा इस पूरे इलाके पर भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पूरे सभी 68 सीटों के विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक एक सीट का हमारे पास आंकड़ा मौजूद है और इस आंकड़े के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं कि 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में यानी कि 8 दिसंबर के मतगणना के दौरान जीत सकती है। सिरमौर की बात करते हैं। सिरमौर में 5 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस के पास 1 सीट आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 सीट जीतकर अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। और ये चारों सीटें अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। इसमें सिर्फ 1 सीट है सिलाई की, जहां पर कांग्रेस अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकती है और इस सीट पर काबिज हो सकती है। और ये बात करते हैं कांगड़ा क्षेत्र की। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने कांगड़ा जीता उसने पूरा हिमाचल जीता। 15 विधानसभा की सीटें कांगड़ा से आती हैं और अब तक कांगड़ा ही वो निर्णायक क्षेत्र रहा है जिसने हिमाचल प्रदेश की सरकार को निर्धारित किया है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है 6 सीटों पर, लेकिन यहां से कांग्रेस को काफी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। 8 सीट पर यहां पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देहरा सीट ऐसी है जो कि अन्य के खाते में जा सकता है 15 में से। और उसके साथ साथ तमाम सीटें जो आकलन के आधार पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखिए आपके सामने ये सभी सीटें स्क्रीन पर, आपके सभी सीटें किस तरह से यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांगड़ा में अगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत न ला पाए तो शायद उनके लिए दिक्कत हो सकती थी, ऐसा पहले माना जाता रहा है, लेकिन इस बार शायद आंकड़े कुछ अलग दिखा रहे हैं। किन्नौर में 1 विधानसभा सीट है और इस 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है और ऐसे में किन्नौर में जो इस जिले में 1 सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिख रहा है।
लाहौल स्पीति में भी सिर्फ एक सीट है, यहां पर मतदान कराना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इस एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने कदम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी यहां पर जो आसार दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। लाहौल स्पीति का ये क्षेत्र जहां पर उम्मीदवार के आधार पर कांग्रेस अपनी बढ़त बना सकती है। और अब बात करते हैं सोलन की। शिमला के बिल्कुल नजदीक ये इलाका है। 5 सीट यहां पर सोलन के विधानसभा क्षेत्रों में आती है। इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई सीट दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में जाता हुआ सीट जो दिख रहा है वो है सोलन। उसके बाद हम बात करते हैं तो 12 सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके सभी आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी कम से कम ऐसा कोई टेलीविजन चैनल आपको नहीं दिखाई देगा जिसने हिमाचल प्रदेश के सीट वर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और अब एक बार फिर 8 दिसंबर को आपके सामने अपने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत होंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार हमने क्या आंकड़े आपके सामने रखे और जनता हमारे आंकड़ों के साथ खड़ी होती दिखाई देती है या हम जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। लेकिन हमारे आधार पर 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। सभी सीटों का आंकड़ा अभी आपके सामने है। 45 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी अगर चुनाव हो जाए तो 21 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी हमारे हिसाब से हिमाचल प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री का क्या कहना है चुनाव की घोषणा पर। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात करें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं। बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता। न सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो कि इसी प्रदेश से आते हैं, जिनके हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी में अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी 5 में से सिर्फ 2 सीटों पर आगे है। उनका यह मानना है कि न सिर्फ हमीरपुर बल्कि आसपास के सभी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की जीत वो सुनिश्चित कराएंगे। के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है आपदा के समय भी देश और दुनिया में। और इस वक्त हमारे साथ भारत 24 पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं। जयराम जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी बातों को हमने अभी देखा, अपने दर्शकों को दिखाया, आप पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विश्वास आप कहां से ला रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी का संगठन मजबूत संगठन है, पार्टी का नेतृत्व मजबूत है, दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व तो हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आज देश में नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ये तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है, मजबूती देती है, हम सबको ताकत देती है। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से हम बहुत ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। जयराम जी, अभी प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा पर थे हिमाचल प्रदेश की। उन्होंने हिमाचल की जनता से कहा कि डबल इंजन की सरकार न सिर्फ हिमाचल प्रदेश को गति देती है बल्कि हिमाचल के नेताओं को यह अधिकार देती है कि हिमाचल के नेता दिल्ली आएं और अधिकार से विकास के कार्यों की मांग करें। आपने कभी मांग की या आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हिमाचल के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को जानते हैं। हमें बहुत सारी चीजें बिना मांगे मिली। हम इस बात को कह सकते हैं कि वो स्वयं चिंता करते हैं। अगर आज वंदे भारत ट्रेन हमको मिली है, इतना बड़ा तोहफा मिला है, तो इस वजह से मिला है कि वो प्रधानमंत्री जी का एक मन का भाव था कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी ट्रेन पहुंचनी चाहिए और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। अगर चौथी ट्रेन अगर कहीं से वंदे भारत की शुरुआत हुई तो हिमाचल से, तो मुझे इस बात की खुशी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में,
और उसी तरह से बल्क ड्रग फार्मा की देने की बात आई तो हिमाचल प्रदेश को, मेडिकल डिवाइस पार्क देने की बात आई तो हिमाचल प्रदेश को। तो ऐसे में एक नहीं अनेक चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिमाचल को बहुत बड़ी सौगातें मिली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जयराम जी, अगर मैं 5 साल के आपके कार्यकाल को देखूं तो एक तरह से नॉन कंट्रोवर्शियल कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप भी आपकी सरकार पर न के बराबर लगे हैं, लगभग लगे ही नहीं है। विपक्ष के पास ये मुद्दा भी नहीं आ पाया और आम आदमी पार्टी भी अपना पैर पसारना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। इसमें आपकी कितनी भूमिका रही? देखिए, मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं, हमने ईमानदारी के साथ काम किया और इन बातों के लिए हमारी सरकार में कोई जगह नहीं, कोई वजह नहीं बनती थी। हालांकि कांग्रेस के लोग हर बार मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, लेकिन किसी मुद्दे को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो सत्य नहीं है सत्य नहीं है, लोगों ने बड़ा साफ कहा। इसलिए आज की तारीख में भी कांग्रेस के लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनकी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आज हिमाचल की जनता अपने 3 दशक के चित परिचित तरीके से अलग होना चाहेगी? हर 5 साल पे एक नई सरकार, एक नई पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है। आप 5 साल सत्ता में रह चुके हैं। आप इस बार अगर जीतते हैं, जैसा कि आपका पूरा विश्वास है, तो आप 3 दशक के एक परिपाटी को बदलेंगे? नहीं, देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बन गया कि पूरा देश आदरणीय मोदी जी को मजबूती देना चाह रहा है, ताकत देना चाह रहा है। और इसी कारण से आपने देखा कि पहले भी जिन प्रदेशों में रिवाज बन चुका था, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती, लेकिन अब की बार सरकार नहीं बदली, सरकार फिर बनी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तराखंड की बात है, मणिपुर की बात है, गोवा की बात है, हरियाणा की बात है, ऐसे एक नहीं अनेकों राज्य हैं। तो हिमाचल भी उस भाव से अच्छी तरह से वाकिफ है। नहीं, हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को आगे मजबूत करना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ताकत देनी है, तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल में काम हुआ है, विकास हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ये तमाम सारे इश्यूज हैं, लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठे हैं कि फिर भाजपा की सरकार हिमाचल में बननी चाहिए। जो सेब उत्पादक हैं और उसके साथ साथ जो खेती करते हैं सेब के, उनमें से एक बड़ा तबका था जो ये आरोप लगा रहा था कि आपकी सरकार बड़े व्यापारी और व्यवसायी इनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टोरेज और तमाम तरह की अन्य सुविधाएं देने को तैयार है, जिससे आम का अहित होगा। ये बात क्या वाकई में सही है? आपने ऐसा कभी किया क्या? देखिए, बिल्कुल इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब भी पैदा होता है, आम भी पैदा होता है, नींबू प्रजाति के फल भी पैदा होते हैं, फ्लोरिकल्चर भी होता है और एग्रीकल्चर का भी काफी बड़ा पोर्शन हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से जो है हिमाचल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। हमें सभी के लिए काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। तो ये जो लोग इस तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को उस बात में कोई भी औचित्य नहीं है, हमें कहना चाहता हूँ। जयराम जी, आमतौर पर लोग अपने विरोधी को कम नहीं आंकते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस को आप कैसा आंकते हैं हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी को यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यही मानते हैं कि मुकाबला उनके साथ है, हल्के में हम नहीं ले रहे हैं, हम गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि उनके पास एक कुशल नेतृत्व है, उनके पास विभाजनकारी ताकतों को बांटने की शक्ति है? देखो, कांग्रेस के पास नेतृत्व तो इस वक्त देश में नहीं है, प्रदेश की तो बात छोड़िए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष करके जो भी अपनी परिस्थिति है उनकी, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, ना आकलन करना। हमें तो अपना काम देखना, हम अच्छी तरह से चुनाव में मैदान में जा करके उन सारी बातों का जवाब दें, उनका मुकाबला करें, इसके लिए हमारी तैयारी जोरों पर है। एक आखिरी सवाल जयराम जी, आमतौर पर पत्रकार आपसे पूछते ही रहते होंगे कि कितनी सीटों की उम्मीद है, तो मैं सीट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ 2/3 या उससे ज्यादा? 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। बहुत धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए जयराम जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे साथ अभी मौजूद थे। 2/3 से ज्यादा बहुमत का यकीन, और उसके साथ साथ उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के कण कण की जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि वहां की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है,
किस तरह से आम जनता सोचती है। इसलिए लगातार आप हमें देखते रहिए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की पल पल की खबर आपको भारत 24 पर मिलेगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। ये दूसरी बार है जो कि आज बाहर निकल कर आई खबर है, जिसमें कोर्ट ने पहले अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, लेकिन उसके बाद आज ये फैसला सामने आया है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि कार्बन डेटिंग की मांग खारिज की जाती है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया और वाराणसी के सेशन कोर्ट ने अभी आदेश पारित कर कहा है कि मस्जिद का सर्वे कराया गया था और इसी दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। जब मुस्लिम पक्ष लगातार ये दलील दे रहा था कि जो शिवलिंग मिला है वो दरअसल शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। दावों की इसी लड़ाई के फैसले के लिए हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की याचिका दाखिल की थी। आज कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्बन डेटिंग तकनीक से शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। 17 मई के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इससे उल्लंघन भी हो सकता है। आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई को निर्देश देना उचित कोर्ट ने नहीं माना। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भारत 24 से बातचीत में कहा कि केस के बाद अब जो फैसला सामने आ चुका है, इस पर वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। अदालत में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, एरोनियस है, ऑन द फेस ऑफ इट अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये फाइंडिंग दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा है, पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ये बात क्लैरिफाई की थी कि ट्रायल कोर्ट को पावर है पूरा ट्रायल डिसाइड करने की और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने की। 20 मई के ऑर्डर का पैरा 2(1) पढ़ें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और हम जानते थे कि ऐसी कश्मकश की स्थिति बन सकती है, इसलिए मांग लेके पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप वापस ट्रायल कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। तो ट्रायल कोर्ट आया तो ट्रायल कोर्ट कहता है हम नहीं डिसाइड कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो अब हम इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने निराश तो नहीं है आज के? बिल्कुल निराश नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो जीत में अति उत्साहित नहीं होते और हार में हमें कोई दुख नहीं होता है। संघर्ष है हमारा और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आगे क्या कदम उठाने? हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। विष्णु शंकर जैन जो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और जीत में बहुत उत्साहित नहीं होते, हार में मायूस नहीं होते, और ये बात कहना विष्णु शंकर जैन का। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, जिसने इस पूरे मुहिम की खिलाफत में अपनी कमान संभाल रखी है। शिवलिंग के संबंध में कार्बन डेटिंग की डिमांड की गई थी, जबकि जो तथाकथित शिवलिंग है वो सब्जेक्ट मैटर इन सूट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इन इशू नहीं है, पूजा अर्चना का दावा है और उसको डाइवर्ट करने के लिए बिला वजह कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन दी गई थी। इसका भी हम लोगों ने लिखित विरोध किया था और ये ऑब्जेक्शन और बहस भी किया था। उसको माननीय न्यायालय ने मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त की। कार्बन डेटिंग के लिए केस अदालत तक कैसे पहुंचा, ये भी एक अलग कहानी है। ये मांग हिंदू पक्ष के बीच से ही उभरी थी, क्योंकि हिंदू पक्ष एक राय नहीं बना पा रहा था। श्रृंगार गौरी मंदिर केस में कुल 5 महिलाएं हैं जो याचिका करता है। इन 5 में से 4 महिलाओं के वकीलों ने कार्बन डेटिंग के लिए याचिका डाली थी। कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग की उम्र का पता चल सकता था और इसलिए याचिका डाली गई थी, ताकि ये साबित किया जा सके कि शिवलिंग मुगल शासनकाल से पहले से मौजूद है, और इसलिए शिवलिंग अगर पहले से मौजूद है तो जाहिर सी बात है ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकता, ये श्री गौरी मंदिर है या उसके साथ साथ ये पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स है। मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया था। राखी सिंह के वकील ने शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई थी। कार्बन डेटिंग के विरोध में धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात भी निकल कर आई थी। मुस्लिम पक्ष ने भी राखी सिंह के साथ ही अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि कार्बन डेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस विवाद के बाद साफ है कि आपसी विवाद और रजामंदी की कमी की वजह से हिंदू पक्ष का मामला फिलहाल अदालत में कमजोर पड़ा और शिवलिंग को लेकर जो कानूनी और वैज्ञानिक पुष्टि हो सकती थी वो फिलहाल नहीं हो पाई, क्योंकि कार्बन डेटिंग ये बात पूरी तरीके से स्थापित कर देता कि शिवलिंग आखिरकार कितने 100 साल पुराना है।
अगर मुगलिया इतिहास से पहले से शिवलिंग के कार्बन डेटिंग के आधार पर यह तय हो पाता कि शिवलिंग उसके पहले से निर्मित है, तो जाहिर सी बात है यह बात किसी के सामने ओझल नहीं होती कि पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद भी है और जिसे तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन यह मौका चूक गया हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग का पता भी कोर्ट के रास्ते ही चला। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ, जिसके बाद शिवलिंग को लोगों ने पाया। अभी तक यह मान्यता थी कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, लेकिन इसके विवाद की जुड़ी कहानी भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 17 अगस्त 2021 को मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे कराने का आदेश दिया। 18 अप्रैल 2022 को सुरक्षा की वजहों से जिला प्रशासन ने सर्वे को रोकने की अर्जी लगाई। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने 6 मई तक ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का आदेश दिया। 6 मई 2022 दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ, जिस सर्वे में यह बात निकल कर आई कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद के निचले हिस्से में वजू खाना की बात कही जाती थी, वहां पर फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि शिवलिंग नहीं है, यह एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में प्रदर्शित करती हैं कि शिवलिंग का आकार खंडित करके यहां पर फव्वारा तैयार करने की कोशिश की गई थी। कार्बन डेटिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको बता दें। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सामान कितना पुराना है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये 3 आइसोटोप जो कार्बन के होते हैं, इनके जांच के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कोई भी सामान कितना पुराना है। कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात निकाला जाता है। जीव की मृत्यु होने पर कार्बन का आदान प्रदान आमतौर पर बंद हो जाता है, यानी कि मौत के बाद कार्बन 14 का क्षरण होने लगता है। कार्बन 14 आइसोटोप की गणना से यह पता चल जाता है कि जो अवशेष है उसका उम्र कितना है। यानी कि इस कार्बन डेटिंग के प्रोसेस में अगर कार्बन 14 का आकलन किया जाता तो पता चलता कि शिवलिंग दरअसल कितना पुराना है। अब आइए आपको बताते हैं कि कार्बन डेटिंग की पूरी प्रक्रिया कहां उपयोगी होती है और कैसे इसे असरदार माना जाता है। पत्थर पर कार्बन डेटिंग क्या असरदार होती है, यह सवाल आपके दिमाग में आएगा। कार्बन डेटिंग से 50,000 साल पुराने अवशेष का भी पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टान की उम्र इससे भी ज्यादा हो सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर कार्बन 14 का होना अपने आप में बहुत आवश्यक माना जाता है। तो यह बताता है कि कार्बन डेटिंग अगर हो गया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कश्मीर मसले पर उसकी फजीयत ही होती है। और एक बार फिर यही हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बीते 1 हफ्ते के भीतर 3 बार और बीते 2 दिनों के भीतर पाकिस्तान को 3 बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच से कश्मीर के राग को अलापने का मौका मिला और भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके मुंह पर टेप लगा दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहस के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की। इसके बाद पाकिस्तान ने कजाकिस्तान में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि CICA में कश्मीर के मुद्दे को उठाकर भारत पर झूठे आरोप लगाए। पाकिस्तान का दिल इतने पे भी नहीं बढ़ा तो उसने रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में कश्मीर के मुद्दे को उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की। हर मौके पर भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की बोलती बंद करा दी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में CICA शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा, जिसका जवाब भारत ने मुखर तरीके से दिया। भारत की तरफ से विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री
मीनाक्षी लेखी इस सम्मेलन में मौजूद थीं। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए टिप्पणी पर मीनाक्षी लेखी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान का पहला धर्म है और ऐसे में पाकिस्तान ये लेक्चर न दे, अपने घर की व्यवस्था को ठीक करे और भारत की तरफ आंख न उठाए। Pakistan would be well advised to set its house in order instead of lecturing the world community. This is a country where religious and ethnic minorities are systematically persecuted. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan continues to make no investment in human development, but provides their resources for creating and sustaining infrastructure of terrorism. Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism. पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को रवांडा की राजधानी किगाली में भी उठाया। यहां पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का आयोजन किया गया था। इस यूनियन में भारत की तरफ से राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह मौजूद थे। सम्मेलन में जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो राज्यसभा के उपसभापति ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया। पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवाद को तुरंत बंद करना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को नष्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना भी चाहिए और उसकी स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव से बचना चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्रों से अपने अवैध कब्जे को तुरंत हटाना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन संकट पर बहस चल रही थी और इसी दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कश्मीर की तुलना यूक्रेन से करने की कोशिश की। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। कंबोज ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने मंच का दुरुपयोग करते हुए मेरे देश के खिलाफ बेकार और व्यर्थ टिप्पणी करने की कोशिश की है। बड़े ही सख्त लिहाज में जम्मू कश्मीर और पूरे क्षेत्र में उन्होंने कहा कि यह भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. पाकिस्तान को केवल अभी नहीं बल्कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने करारा जवाब दिया है। 22 सितंबर 2022 को कश्मीर के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने शहबाज शरीफ की जमकर आलोचना की थी। 20 मई 2022 को कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासुरक्षा परिषद में भारत ने बिलावल भुट्टो की खिंचाई की। 5 अक्टूबर 2021 को कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त पटखनी दी थी। 14 सितंबर 2022 को मानवाधिकार उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। यानी कि कोई ऐसा मौका भारत चूक नहीं रहा जहां कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भारत धुलाई नहीं करता। पाकिस्तान को एक तरफ भारत से फटकार लग रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिका में अपनी फजीयत झेली है। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्री इशाक डार इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं। जब अमेरिका पहुंचे वाशिंगटन एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति उन्हें गालियां देने लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में डार पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत मसूद खान के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर जाने लगते हैं, लोग डार को झूठा बताने लगते हैं, अब शब्दों से उन्हें पुकारते हैं। डार ने भी जवाब में प्रदर्शनकारियों को झूठा कहा और आप देखिए ये वीडियो क्या कहता है। अभी जो हमने जो क्लिप दिखाया, इस क्लिप में अब शब्दों का इस्तेमाल इतना ज्यादा था, इंतहा हो गई थी कि हमें लगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सम्मान, पाकिस्तान के वित्त मंत्री के सम्मान में उनके अब शब्दों को कम से कम हिंदुस्तान में तो हम ना दिखाएं।
इसलिए हमने उसे दिखाया नहीं, ऑडियो म्यूट कर दिया। बात है, क्या करें, अफसोस, या कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। लेकिन ये पाकिस्तान के नेताओं की पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है। कई बार इस तरह के व्यवहार पाकिस्तान के नेताओं के साथ हो चुके हैं। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। 30 अप्रैल 2022 को मदीना में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई थी। उन्हें जिन शब्दों से अलंकृत किया गया था उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर सकते। भले ही पाकिस्तान को लेकर हमारे जो भी सेंटिमेंट्स हों, हैं तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इसलिए उनकी इज्जत में, उनके सम्मान में हम ऐसा नहीं कह सकते। 26 सितंबर 2022 को लंदन में मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी जबरदस्त विरोध हुआ था। वहां पर भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम अपने टेलीविजन चैनल पर आपके सामने प्रदर्शित नहीं करना पसंद करेंगे। अब एक बड़ी खबर जो आपके सामने दिलचस्प भी है लेकिन अलग तरीके की भी। हम सब जानते हैं कि आज महंगाई चरम पर है, और ये हो भी क्यों ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के किसी भी कोने में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, किसी भी देश में चले जाएं, आज महंगाई चरम पर है। लेकिन इस बीच में पराठा एक विवाद का विषय बन गया है, और गुजरात में खास करके ये पराठा जो है वो लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रहा। और वो इसलिए क्योंकि पराठे पर, खास करके वो पैक्ड पराठा जो बड़े पैमाने पर गुजरात में मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, उसका प्रोडक्शन भी होता है और पूरे देश भर में उसे खाया भी जाता है, इस पर अब जीएसटी की दर लग रही है 18%। अब आपको लगेगा भाई पराठे पर जीएसटी, ये क्यों है? लेकिन ये इसलिए है क्योंकि सरकार ने तय किया कि पराठे को रोटी की संज्ञा में नहीं रखा जा सकता। भाई पराठा पराठा है तो पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। गुजरात एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAAR ने फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है, और पराठे को अब रोटी की संज्ञा में नहीं रखा गया है। इसलिए रोटी जिस पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, उससे पराठा कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने इसकी शिकायत की थी, वह पराठों पर 18% जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आम आदमी पराठा खाना पसंद करता है साथ, और 20 महीने से यह मामला ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब जाकर इस पर फैसला आया, और गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने अहमदाबाद में वाडीलाल इंडस्ट्रीज की इस याचिका पर यह बड़ा फैसला दिया, जिसमें अब यह तय पाया गया है कि पराठे पर अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल भी आमने सामने होते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पराठे के इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। गुजरात में ही गुजरातियों को पराठा महंगा मिलेगा, लेकिन भाई चुनाव है, चुनाव में तो पराठे की क्या, हर चीज की कीमत होती है। गुजरात जीएसटी प्राधिकरण ने क्या कहा अब आपको दिखाते हैं। रोटी रेडी टू ईट प्रोडक्ट है, इसलिए इस पर 5% जीएसटी लगेगा। कंपनी के पैकेज पराठे रेडी टू कुक प्रोडक्ट हैं, इसलिए घर में ले जाने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपको इसको पकाना पड़ता है, लिहाजा इस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी मान लीजिए कि फ्रोजन पराठा को लग्जरी माना गया है, यानी कि भाई अब आप पराठा खाते हैं तो आप लग्जरियस हैं, आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो गुजरात प्राधिकरण का ये आपके सामने फैसला है। घी या मक्खन, ये तमाम चीजें लगाकर पराठा बनाया जाता है, तो अगर आपको पराठा खाने का बहुत शौक है साहब, तो ज्यादा पैसे देना शुरू कर दीजिए। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौके पर चौका मार दिया और पराठों पर लगाई जाने वाली जीएसटी का विरोध करते हुए ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेज ने भी टैक्स नहीं लगाया। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहिए। अब ये तो पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल साहब खुद कितना पराठा खाते हैं, लेकिन हाँ, गुजरात में पराठा और खास करके पैकेज पराठे के खाने का प्रचलन काफी ज्यादा है, और ऐसे में गुजराती मतदाता पराठे की बढ़ी हुई कीमत को लेकर थोड़ा संकोच तो करेगा। लेकिन पराठे पर भी इस देश में राजनीति हो सकती है साहब, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? जरा सोचिए और खुद को गुदाइए कि रोटी और पराठे में अब 13% की कीमत का फर्क है। रोटी 13% सस्ती है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। बहुत धन्यवाद।